खोल है। हो गया। मेरे मोबाइल में काहे नहीं चल रहा है? चल रहा है ना, स्टार्ट हो गया है ना। वीडियो तो चल रहा है, चल रहा है। चलिए, तो जो है आपको क्या बता रहे थे? राष्ट्रपति पर महाभियोग ना, महाभियोग बता दिए थे ना। देखिए, जिनको जगह नहीं मिला है आगे आ सकते हैं। आगे देखिए, कम लोग बैठे हुए हैं, आगे आ सकते हैं, आगे आ जाइए। आज विद्यार्थी कम है, हो कम का है। टेस्ट कल न है हो। आज हुआ इसलिए भाग गया। आय तोरी, आई आई आई। बैठिए पहला बेंच पे। दूसरा बेंच पे बैठ जाइए। चलिए, तो जो है राष्ट्रपति के विषय में बता रहे हैं कुल मिलाकर के, यही ना। पूछते हैं जो बात पिछले क्लास में बताए हैं, 2 4 5 7 को क्वेश्चन पूछते हैं, आप जवाब दीजिए। फिर जहां तक बताए हुए हैं वहां से आगे कंटिन्यू होंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन अनुच्छेद, कौन लगाता है? कौन लगाता है? संसद। संसद का कौन सदन? कोई भी सदन, कोई भी सदन में। चलिए, अच्छा एक बात बताइएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता? जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है। अच्छा एक बात बताइएगा, राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग प्रक्रिया न्यायिक है या अर्धन्यायिक? क्या है? अर्धन्यायिक है। इसके बाद आगे बताइएगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते? हाँ, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित। क्लियर है? कौन ऐसे लोग हैं जो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के? अगर वो ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक? जमानत की राशि, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कम से कम कितना? कोई भी व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता? जितनी बार चाहे। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का? कब से? 5 वर्ष। शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीका के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? हाँ, तरीका 55। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका 55। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल 54। निर्वाचक मंडल, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति अपना काम कैसे करता है? स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के। बात क्लियर है?
तो अनुच्छेद 61 तक मेरे ख्याल से हम आपको बता दिए। अनुच्छेद 61 के बाद आगे पहले अनुच्छेद 62 को देखेंगे, क्योंकि 52 से 62 है, तो 62 को हम लोग देख लेते हैं, फिर अनुच्छेद 55 पर आएंगे। पहले 62 को देख लेते हैं और फिर अनुच्छेद 55 पर आएंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा, ऑनलाइन वाले सब लोग ठीक ठाक हैं? चलिए, ये लोग भी जवाब दे रहा है, हो ये लोग भी पढ़ता है, अच्छा बच्चा है सब। चलिए, आपको अनुच्छेद 62, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62, एक लाइन में अगर हम अनुच्छेद 62 की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62 हमें राष्ट्रपति के पद खाली होने, राष्ट्रपति का पद किन किन स्थितियों में खाली होता है, यह जानकारी अनुच्छेद 62 हमें देता है। तो अनुच्छेद 62 की हम बात करें तो जो अनुच्छेद 62 है, यह राष्ट्रपति के पद रिक्त होने, पद रिक्त होने, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने अर्थात पद खाली होने के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त किन किन स्थितियों में हो सकता है। जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का पद रिक्त किन किन स्थितियों में हो सकता है? पहला, मृत्यु। अब मान लिया जाए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, तो यह जरूरी है कि राष्ट्रपति बन गया तो अमृत पी लिया कि नहीं मरेगा 5 बरस तक। मृत्यु निश्चित नहीं है, समझे, मृत्यु निश्चित नहीं है, मृत्यु कभी भी किसी का भी हो सकता है, और मृत्यु होगा यह परम सत्य है, समझ गए, एकदम होना है। तो अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना और राष्ट्रपति बनने के बाद उनका कार्यकाल तो शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होगा। अब कार्यकाल के दौरान ही उनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया, पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि पद खाली हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी है, भारतीय इतिहास में अभी तक दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। एक है आपको जाकिर हुसैन और दूसरे है फखरुद्दीन अली अहमद। संयोग से देखिए कि 3 मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं, एक जाकिर हुसैन जो कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम। इसमें 2 ऐसे मुस्लिम हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया है। तो इन दोनों का पद पर रहते हुए निधन हुआ है, निधन हुआ तो स्वाभाविक सी बात है पद खाली हो गया होगा, और पद खाली हो गया तो मृत्यु होने पर पद खाली होता है। दूसरा, अगर त्यागपत्र दे देता है, त्यागपत्र, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, कोई व्यक्ति अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति बन गया है तो वह जब चाहे ना, उसकी इच्छा है, जब चाहे तब वह त्यागपत्र देकर अपना पद खाली कर सकता है, जब चाहे तब त्यागपत्र देकर अपना पद खाली कर सकता है। और जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और जब उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दिया तो स्वाभाविक सी बात है कि पद खाली हो जाएगा। इसके बाद अगला है, अगर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटा दिया जाता है, अगर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटा दिया जाएगा तब भी पद खाली होगा कि नहीं होगा? हां या ना? होगा। ये सभी स्थितियां हैं, इन स्थितियों में राष्ट्रपति का पद खाली होता है, राष्ट्रपति का पद खाली होता है। अब देखिएगा, इन स्थितियों में जो राष्ट्रपति का पद खाली होता है, इन स्थितियों में जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है
तब राष्ट्रपति के रूप में काम उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए, एक कंडीशन यह है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का है। मान लिया जाए कि लास्ट टाइम जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है जुलाई 2017 में हुआ है। रामनाथ कोविंद जुलाई 2017 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। तो जुलाई 2017 से जुलाई 2022 तक रहेंगे, 17/5/22। अब जुलाई 2022 में रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लेकिन 2020 में कोविड आया। कोविड के कारण भारत के भीतर आर्थिक संकट की स्थिति है वर्तमान में। और जानते हैं रेपो दर जो है आरबीआई कल फिर से बढ़ाया है 4.90, लगभग 5 के आसपास रेपो रेट आने वाला है। मतलब ब्याज दर बढ़ गया है, समझ गए। और ब्याज दर बढ़ जाने से महंगाई बढ़ता है, इसका बहुत सारा इंपैक्ट होता है, बहुत सारे प्रभाव होते हैं। सीधा एक लाइन कहिए ना, एक लाइन में सुनिए ना। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल प्रेस ब्रीफिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि इस साल के दिसंबर तक कमर तोड़ महंगाई रहने वाली है। इस साल के दिसंबर तक बहुत अधिक महंगाई रहने वाली है और महंगाई अभी और बढ़ेगा। अभी तो आपको प्याज पता नहीं 20 या 30 रुपए मिलता होगा। एक तो कंडीशन होता है जब प्याज 100 रुपए किलो मिलता है, मिलता है। एक तरफ चिकन एक तरफ प्याज, समझ गए, दोनों का दाम सेम हो जाता है। एक टाइम आता है पटना में आपको, हमको लगता है कि अरे मंथ बोल रहे, ये हमेशा होता है, ठीक है। हमको लगता है कि अरे अक्टूबर नवंबर के माह में लगभग में, या उससे पहले या उससे बाद ही होता है, लेकिन ऐसा, ठीक है। तो आगे इस बार तो 100 नहीं 200 रुपए प्याज जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, 200 रुपए तक प्याज जाएगा। नहीं खाइएगा? अच्छा सुनिए सुनिए, ये सब बात छोड़िए, आइए अब यहां आइए, यहां आइए। तो हम आपको ये बात बता रहे थे, और जानते हैं एगो बात बता रहे हैं, कुछ चीज हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे कि कहा जाता है कि कौन चीज खाने से दिमाग तेज होता है, ठीक है, दिमाग तेज होता है, बताते हैं हम आपको। आप लोग सोचते होंगे अखरोट, अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है। फिर जो है वो केसर बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। ये सब भ्रम में है, आप लोग समझे, भ्रम में है। वो सब खाने से दिमाग तेज नहीं होता है। क्या खाने से दिमाग तेज होता है बताते हैं। जितना भी पत्तेदार सब्जी खा सकते हैं, हाँ पत्तेदार सब्जी, हरा सब्जी, मतलब कि जो है आपको पालक हो गया, पत्ता गोभी हो गया, नेनुआ हो गया, समझ गए। इसके बाद जो है भिंडी हो गया, फिर जो कद्दू हो गया, ये सब चीज खाइए ना, ये सब चीज खाने से दिमाग तेज होता है। और दूसरा डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, समझिए, डार्क चॉकलेट खाने से दिमाग तेज होता है। तीसरा, कॉफी पीने से दिमाग एक्टिव रहता है, एक्टिव। कॉफी 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 समझते हैं ना, कॉफी, कॉफी पीने से दिमाग एक्टिव रहता है, समझ गए। और एगो दूगो फल का नाम हम आपको बताते हैं। जामुन समझते हैं, जामुन, जामुन समझते हैं, जामुन खाने से दिमाग तेज होता है। और अंगूर में काला वाला अंगूर, काला वाला अंगूर समझते हैं, वो खाने से, हाँ ब्लैक, अब जो भी कहिए, ठीक है, जो अंगूर काला होता है, समझ गए, हाँ बीज वाला, और वो महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है। बीज वाला अंगूर आप लोग खाए हैं? महाराष्ट्र में बीज वाला अंगूर मिलता है। जानते बड़ा बड़ा बीज होता है, जैसे लीची होता है ना, हो लीची में बीज होता है ना, वैसे अंगूर में भी बीज होता है, समझे, बड़ा बड़ा बीज होता है। तो ये सब चीज खाने से दिमाग तेज होता है। ये मुर्गा, अखरोट, केसर बादाम खाने से दिमाग तेज नहीं होता। जितना पत्तेदार हरी सब्जी खाइए उतना दिमाग आपका एक्टिव रहेगा, समझ गए। चलिए सुनिए अब है। तो दिमाग तेज होने का बात बता दिए है ना।
खाइएगा ना आज से? हाँ, खाना प्रारंभ कीजिए। आप लोग कहते हैं, बहुत विद्यार्थी आकर के हमसे पूछता है, सर आप क्या खाते हैं कि आपके दिमाग में इतना स्टोर रहता है? तो हम यही सब खाते हैं, ठीक है, यही पत्ता वाला सब्जी सब खाते हैं, समझे? आप लोग भी खाइए। चलिए सुनिए, अब अल्लाह नहीं, अब सुनिएगा, आप सुनिएगा, आप शांत हो जाइए। चुनाव करवाने में पैसा खर्च होता है, चुनाव करवाने में पैसा खर्च होता है, बिना पैसा का चुनाव नहीं होता है। मान लिया जाए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना है और पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, समझिए, पैसा नहीं है, तो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति का चुनाव टाला जा सकता है, कुछ समय के लिए राष्ट्रपति का चुनाव टाला जा सकता है। अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया, यानी 5 वर्ष उनका कार्यकाल था और कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन किसी कारणवश नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं हुए, लेकिन किसी कारणवश नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं हुए, तब क्या होता है? सुनिएगा, अगर कार्यकाल किसी राष्ट्रपति का समाप्त हो जाता है और किसी कारणवश नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं होते हैं, तो इस स्थिति में पुराने राष्ट्रपति ही तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाता है। अर्थात अगर जुलाई 2022 में रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, लेकिन नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं हो पाया, तो रामनाथ कोविंद साहब ही तब तक राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाएगा, जब तक कि उनका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाएगा। यह बात समझ में आए? एक चीज और, अनुच्छेद 62 ही यह भी स्पष्ट करता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो पद खाली होने के 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक होता है। 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक होता है। यह बात भी स्पष्ट जो है आपको अनुच्छेद 62 ही करता है, अनुच्छेद 62 ही करता है, और यह प्रश्न भी आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अब अगली बात सुनिएगा और देखिए, एक चीज समझिएगा, हम आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाना प्रारंभ किए थे तो आप याद कीजिए, हम आपको यह बात बोले थे कि जो राष्ट्रपति होते हैं देश के प्रथम नागरिक होते हैं, वे देश के एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता के प्रतीक होते हैं, वे देश के एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता के प्रतीक होते हैं। राष्ट्रपति का पद एक भी दिन के लिए खाली नहीं रहना चाहिए। अगर राष्ट्रपति का पद एक भी दिन के लिए खाली रहता है ना, तो यह माना जाता है कि देश में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जैसे आप याद कीजिए, मान लीजिए कि आपके परिवार के मुखिया आपके पिताजी हैं। अब मान लीजिए कि कभी पिताजी कहीं चले जाते हैं, पिताजी अपने बहन के यहां चले गए और 4 दिन वहीं रह गए, तो घर में नहीं लगता है, सब चीज सूना सूना है। अब घर में मान लिया जाए किसी को पैसा का जरूरत है, पिताजी घर में है तो तुरंत मांग लेते होंगे, लेकिन अगर मान लिया जाए कि नहीं है, पिताजी नहीं है, किससे पैसा मांगिएगा? मम्मी के पास पैसा है नहीं, भाई के पास पैसा है नहीं, सब पैसा जो है पिताजी अपने पास ही रखते हैं, सब पावर पिताजी अपने पास रखे हुए हैं। तब इस स्थिति में घर में संकट की स्थिति पैदा होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, ठीक है? आप अपने पारिवारिक स्तर पर इस चीज को सोचिएगा। तो जैसे घर के मुखिया पिताजी होते हैं और उनके जो है घर में नहीं रहने पर लगता है कि कुछ सूना सूना है, कुछ अधूरा है, संकट की स्थिति है, वैसे ही राष्ट्रपति का पद एक दिन के लिए भी खाली नहीं रहना चाहिए। इसलिए उपराष्ट्रपति का पद सृजन किया गया, इसलिए संविधान में उपराष्ट्रपति का पद शामिल किया गया। अदरवाइज उपराष्ट्रपति का कोई खास महत्व नहीं है। अब देख लिया जाए, अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति का निधन हो गया,
उपराष्ट्रपतियों का निधन हो गया, मतलब दोनों पद खाली हो गया, तब का होगा। देखिए, जब राष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए, तब क्या होगा, इस विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 70 देता है। 7 पर 0 70, 7 पर 0 70। अनुच्छेद 70 कहता है कि अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो राष्ट्रपति के रूप में काम उपराष्ट्रपति करेंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया, तब क्या होगा। तो अनुच्छेद 70 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो जाते हैं तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और भारत के सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो है 34 गो न्यायाधीश है, उसमें एगो मुख्य न्यायाधीश, 33 गो अन्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश करता, अगर मान लिया जाए मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो 33 गो जो अन्य न्यायाधीश है उसमें जो वरिष्ठ है वो करेगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश करेंगे। एक बार गौर कीजिएगा, राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अगर दोनों पद खाली हो तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद भी खाली हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये बात क्लियर हुआ? हाँ या ना? हो गया ना? याद रखिएगा। अब यहां पर एक चीज देखिए, एगो अनुच्छेद है अनुच्छेद 65 और एगो अनुच्छेद है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 65 और अनुच्छेद 70 में अंतर को समझिएगा। अनुच्छेद 65 क्या कहता है और अनुच्छेद 70 क्या कहता है, इसको आप समझिएगा। देखिए, अनुच्छेद 65 क्या कहता है जानते हैं? अनुच्छेद 65 कहता है, सिर्फ इतना ही कहता है जितना बकरे हैं। अनुच्छेद 65 यह कहता है राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। यह बात कहता है अनुच्छेद 65। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 65। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, यह बात कहता है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 70 यह कहता है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। तो एक बात बताइएगा, अनुच्छेद 65 और अनुच्छेद 70 दोनों एक है कि दोनों अलग अलग? एक है या अलग अलग? अलग अलग है ना? हाँ, तो बहुत विद्यार्थी को लगता है 65 भी वही है 70 भी वही है। अगर दोनों वही रहता तो आर्टिकल जोड़ने का जरूरत ही नहीं होता। और क्या अंतर समझ में आ रहा है? चलिए, और एक चीज और, एक चीज और यह कि अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है और राष्ट्रपति के पद से उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया गया। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है और राष्ट्रपति के पद से उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया गया, तब उस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया काम वैध होंगे या नहीं होंगे? बोलिए। अब सुनिए, आंसर सुनिए। राष्ट्रपति को किसी भी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया गया हो, इंक्लूडिंग महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया गया हो, लेकिन उससे पहले उनके द्वारा किए गए सभी कार्य वैध होंगे। उनके द्वारा किए गए सभी कार्य वैध होंगे, वैध होंगे, अवैध कोई भी कार्य नहीं होगा। यह बात समझ में आया? चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट यह है कि अगर मान लिया जाए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है तो उपराष्ट्रपति को जो सुख सुविधा मिलेगा राष्ट्रपति के तरह मिलेगा या उपराष्ट्रपति के तरह मिलेगा?
चलिए अब इसका आंसर सुनिए। उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसे वही सुख सुविधा और वेतन मिलता है जो राष्ट्रपति को मिलता है, वही सुख सुविधा और वेतन मिलता है जो राष्ट्रपति को मिलता है। साथ ही साथ अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति के अनुकूल ही वेतन भत्ता और सुख सुविधा दिया जाता है। यह चीज है, याद रखिएगा। अब देखिएगा एक प्रश्न और, प्रश्न यह है कि अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, यह बात हमको पहले बताना चाहिए लेकिन दिमाग से स्किप हो गया होगा, अभी याद आया है तो अभी हम आपको बता रहे हैं। अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, चुनाव में तो आप सभी लोग जानते होंगे कौन भाग लेता कौन भाग नहीं लेता है, जिससे पूछ रहे हैं वही बताइएगा। लड़की से पूछते हैं, है उठिए, उधर उठिए उठिए। हाँ हाँ बोलिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा निर्वाचित सदस्य, बहुत बढ़िया। आए राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन भाग लेता? कौन कौन? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, इसके अलावा कोई भाग लेता है? विधान परिषद का सदस्य भाग लेता है? नहीं भाग लेता। बैठ जाइए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब सुनिएगा। अगर मान लिया जाए, आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर मान लिया जाए लोकसभा में 543 गो सदस्य है, 543 गो सदस्य है, और राज्यसभा में 245 गो सदस्य, राज्यसभा में 245 गो सदस्य। मान लिया जाए कि लोकसभा में मान लिया जाए कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो लोकसभा में 543 गो सदस्य न है, 500 है, राज्यसभा में 245 गो सदस्य न है, 200 है, और बिहार राज्य का विधानसभा भंग है, बिहार राज्य का विधानसभा भंग है। अर्थात अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो और उसका निर्वाचक मंडल अधूरा हो, मतलब जितना सदस्य होना चाहिए उतना सदस्य नहीं है, 543 होना चाहिए 500 है, 245 होना चाहिए 200 है, मतलब निर्वाचक मंडल अधूरा है, तो क्या इस स्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव होंगे या नहीं होंगे? हाँ होंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? होंगे। निर्वाचक मंडल के खाली होने का राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निर्वाचक मंडल के खाली होने का राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में आया? यह चीज है। अब इसके बाद अगला प्रश्न यह है कि क्या कभी ऐसा हुआ है भारत में कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो गए हो? हुआ है 1969 ईस्वी में एक बार हुआ है, 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में हुआ है। राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया था, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया था। 1969 ईस्वी में हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। क्या हो गया? निधन। उस समय उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे। बीबी गिरी ने शीघ्र ही राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर दिया, राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी किया। जैसे ही अधिसूचना जारी किया तो बीबी गिरी
राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता था। बीबी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता था। तो बीबी गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे थे, मूल तौर पर वे उपराष्ट्रपति थे। तो उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दिया। अब कहिएगा जाकिर हुसैन तो पहले ये मर गए थे, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, तो उस समय तो राष्ट्रपति था नहीं, तो अब वो त्याग पत्र किसे दिए होंगे? तो जब यह स्थिति होता है ना, तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के टेबल पर रख देता है और यह माना जाता है कि त्यागपत्र स्वीकार हो गया। और फिर आप जो है फिर बीबी गिरी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिए, अर्थात राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो गया। तो उस समय भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने लगभग 1 माह तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम किया, भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। और पूरे भारतीय इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? हीरालाल जे कानिया। एकदम सब नीलवटे सन्नटे हैं, हे भगवान। कम से कम ये सब बात याद रखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, उप प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू है। ये सब सामान्य जानकारी, ये सब चीज आपको याद रखना चाहिए। लेकिन हम दावा करते हैं इसमें से मैक्सिमम विद्यार्थी को ये सब चीज नहीं याद होगा, समझ गए? तो एक रोज बताएंगे, एक रोज कॉमन क्लास रखते हैं, ठीक है? वही प्रथम वाला चीज एक रोज बताएंगे, रुकिए, कॉमन क्लास रखते हैं, अब बताएंगे, ठीक है? सुनिएगा, क्या बोल रहे थे? हाँ, तो एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं जो भारत के राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किए हैं। देखिए, ये जो जाकिर हुसैन बीबी गिरी वाला बात बताए होंगे, इसमें कुछ लोग को समझ में आया, कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा, एकदम गारंटी के साथ कहते हैं। एक बार फिर से समझा रहे हैं, ठीक है? गौर से सुनिएगा। हमको पता है वो आप लोग कहां समझ सकते हैं, एक बार में कहां 2 बार में समझ सकते हैं। ईमानदारी से बताइए, समझ में आ गया? आ गया है? बताने का जरूरत नहीं ना? नहीं ना बताया? समझ में आ गया जी? आ गया? बकलोले है, काइन समझ में आया? कहां रहता है ध्यान? चलिए सुनिए, अब समझाते हैं, सुनिए। ऑनलाइन वाले लोग समझ रहे हैं ना? वो है ना? वीडियो कहां रुक रहा है? हम भी तो देख रहे हैं। है ये लोग झूठ बोल रहा है, झूठ ही लोग इतना बोलता है ना, यानी उसका भी नेटवर्क गड़बड़ रहता है ना, कहता है मेरा ही नेटवर्क गड़बड़ है, मेरा ही वीडियो रुके। हम भी देख रहे हैं, यहां पे नहीं रुका है। चलिए सुनिएगा, आप समझिएगा। देखिए, मंथ नहीं याद है, मंथ याद रहता तो आप और भी बेहतर समझ पाते। थोड़ा सा यानी दिमाग से उतर रहा है, यानी बात है मई जून का ही बात है, मई जून का बात है, ठीक है? 1969, सुनिएगा, 1969 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे? और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए, ध्यान दीजिएगा। 1969 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, और मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, समझे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। अब देखिएगा, 1969 ईस्वी में जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया। क्या हो गया? निधन। जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता? कौन? तो जाकिर हुसैन के निधन होने के बाद बीबी गिरी उपराष्ट्रपति के रूप में काम करने लग रहे होंगे, हाँ या ना? काम करने लगे। लेकिन एक बात बताइएगा कि आप इस बात को समझिएगा
जो बीबी गिरी है वे तो मुख्य तौर पर उपराष्ट्रपति है ना हो, ये बात मुख्य तौर पर उपराष्ट्रपति है ना, हाँ या ना, है ना हो। जाकिर हुसैन के निधन होने पर बीबी गिरी जो राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे होंगे वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ना काम कर रहे हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे होंगे ना हो। चलिए, तो यहां तक बात ठीक है। तो जब बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे होंगे तो उस समय उपराष्ट्रपति का पद तो खाली ना हो गया होगा, हो खाली हुआ होगा या नहीं हुआ हो, खाली हो गया होगा। तो उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम नहीं करता, उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है। तो उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो क्या कोई उपराष्ट्रपति के रूप में काम करता है? नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं ना करता है, नहीं करता। अब बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे थे। उसी दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घोषणा किया कि राष्ट्रपति का चुनाव होना है, राष्ट्रपति का चुनाव होना है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घोषणा किया ना तो बीबी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे थे, बीबी गिरी कहा कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। वे राष्ट्रपति का चुनाव तब लड़ सकते थे जब वे किसी भी पद पर नहीं रहते, जब वे किसी भी पद पर नहीं रहते। तो वे तो मूल तौर पर क्या थे, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो वो जो त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति के रूप में त्याग पत्र देंगे या उपराष्ट्रपति के रूप में? उपराष्ट्रपति के रूप में। तो बीबी गिरी उपराष्ट्रपति के रूप में त्याग पत्र दिए और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने त्याग पत्र दिया। अब प्रश्न उठता है उस समय तो राष्ट्रपति है ये न है तो त्याग पत्र किसको दिया होगा? तो राष्ट्रपति के टेबल पर रख दिया, राष्ट्रपति के टेबल पर रख। जैसे ही त्याग पत्र दे दिया, राष्ट्रपति पहले से गए हुए थे, स्वर्ग को सिधारे हुए थे, उपराष्ट्रपति भी त्याग पत्र दे दिया। मतलब दोनों पद खाली हुआ कि नहीं हुआ? और उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हिदायतुल्लाह भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, चुनाव में बीबी गिरी जीत गए, चुनाव लड़े बीबी गिरी और चुनाव में बीबी गिरी जीत गए। तो बीबी गिरी फिर से भारत के राष्ट्रपति बन गए। बात क्लियर है? अब तो समझ में आ गया। अब नहीं समझ में आया तो अब कोई उपाय न है। हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, पद से रिजाइन तभी नहीं मारे थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगे थे बिना रिजाइन मारे। कार्यवाहक रहेंगे तो उपराष्ट्रपति से नहीं नहीं, मूल पद तो उनका वही ना था। ठीक है, मान लिया जाए, कुछ न माना जाए। लिखिए अनुच्छेद 62। चलिए लिखिएगा अनुच्छेद 62 लिखिएगा। यह अनुच्छेद हमें है, पंखा इधर कीजिए ना, हवा कहां दे रहा है? गर्मी लगी रहा है तो पंखा लगाने का फायदा क्या हुआ? है देखिए उधर का है, कर पीछे का है। ओ चलिए लिखिएगा, अब अपने हवा खा रहा है ना। अनुच्छेद 62। यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के पद रिक्त होने
के विषय में जानकारी प्रदान करता है। उसी में यह अनुच्छेद कहता है, यह अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। आवश्यक है। नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, नीचे से राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति का पद निम्न स्थिति में राष्ट्रपति का पद निम्न स्थिति में रिक्त हो सकता है। निम्न स्थिति में रिक्त हो सकता है। 1 नंबर में मृत्यु हो जाने पर 1 नंबर में मृत्यु हो जाने पर 2 नंबर में त्यागपत्र देने पर 2 नंबर में त्यागपत्र देने पर 3 नंबर में महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाए जाने पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाए जाने पर नीचे से उपर्युक्त लिखित किसी भी स्थिति में उपर्युक्त लिखित किसी भी स्थिति में उपर्युक्त लिखित किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली होता है। उपर्युक्त लिखित किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। नीचे से लिखिएगा, नीचे से अगला पॉइंट। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं 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 और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अब आगे, अगर
नीचे से अगला पॉइंट, अगर 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 कार्यकाल की समाप्ति के आधार पर 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 राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो वर्तमान के राष्ट्रपति ही तब तक पद पर बने रहते हैं। छूट गया है आए फिर से लिखाना होगा। हे भगवान, ठीक है सुनिए, फिर से बोल रहे हैं। अगर कार्यकाल की समाप्ति के आधार पर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो, यहां तक लिख लिए, खाली होता है तो वर्तमान के राष्ट्रपति ही तब तक पद पर बने रहते हैं, जब तक कि उनका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाता है। जब तक कि उनका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाता है। जब तक कि उनका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाता है। जब तक कि उनका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाता है। जब तक कि उनका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाता है। जब तक कि उनका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाता है। फुल स्टॉप। लिखिएगा। अगर किसी राष्ट्रपति को, अगला पॉइंट, अगर किसी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया गया हो, अगर किसी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया गया हो, तो भी उनके द्वारा किए गए सभी कार्य, वैध होंगे, तो भी उनके द्वारा किए गए सभी कार्य वैध होंगे, वैध होंगे लिखना होगा, वैध होंगे। अगला अगर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल खाली हो, अगर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल खाली हो, अगर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल खाली हो, फिर भी
राष्ट्रपति का चुनाव होता है, फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, फुल स्टॉप। उसी में निर्वाचक मंडल खाली होने का, निर्वाचक मंडल खाली होने का राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निर्वाचक मंडल खाली होने का राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निर्वाचक मंडल खाली होने का राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे अनुच्छेद 65 यह कहता है कि अनुच्छेद 65 यह कहता है कि अनुच्छेद 65 यह कहता है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो, अनुच्छेद 65 यह कहता है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। आगे अनुच्छेद 70 यह कहता है कि अनुच्छेद 70 यह कहता है कि अनुच्छेद 70 यह कहता है कि नहीं लिख रहे हैं आप, लिख रहे हैं। अनुच्छेद 70 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। उसी लाइन में तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे, फुल स्टॉप। उसी में अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। नोट दे करके लिखिएगा इस पॉइंट को, नोट दे करके लिखिएगा, नोट दे करके। अभी तक भारतीय इतिहास में एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अभी तक भारतीय इतिहास में एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
मोहम्मद हिदायतुल्लाह हुए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह हुए जिन्होंने 1969 ईस्वी में, जिन्होंने 1969 ईस्वी में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, जिन्होंने 1969 ईस्वी में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया मतलब काम किया। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति के रूप में, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो, कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो, कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो उसे राष्ट्रपति के अनुरूप ही वेतन भत्ता और सुख सुविधा दिया जाता है, तो उसे राष्ट्रपति के अनुरूप ही वेतन भत्ता और सुख सुविधा दिया जाता है, तो उसे राष्ट्रपति के अनुरूप ही वेतन भत्ता और सुख सुविधा दिया जाता है। चलिए, जितना बताए थे हर चीज लिखा दिए ना, यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। है तो का क्वेश्चन है, पढ़ाने दीजिए ना, क्वेश्चन है, झूठ मूठ का क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर खत्म होने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। सब लोग को बोल रहे हैं, कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो हो सकता है आप जो पूछ रहे हैं आगे हम बताएंगे, हो सकता है, ठीक है। तो होता क्या है कि देखिए, अभी चैप्टर तो पूरा नहीं हुआ है, चैप्टर पूरा हो गया नहीं हुआ है, तो अब मान लिया जाए कि ये पूछेंगे, आगे हो सकता है हम वो क्वेश्चन बताएंगे, फालतू का टाइम लैप्स होगा, सिर्फ उनको फायदा होगा, बाद बाकी लोग का टाइम लैप्स होगा। तो इसी वजह से कोई भी चैप्टर खत्म होने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनिएगा, अब क्वेश्चन पूछने का आजादी है, तो क्या कभी वो थोड़े क्वेश्चन पूछने लगे, ठीक है, ये तो गलत है ना हो, ठीक है। सुनिएगा, अब आगे हम लोग आते हैं अनुच्छेद 55 को समझते हैं। अनुच्छेद 55 पर अब हम लोग आते हैं। अनुच्छेद 55, सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए। है देखिए कहां जा रहे, इसको पकड़ पकड़ पकड़, जाइए जाइए जाइए। चलिए सुनिएगा, अनुच्छेद 55 हमें राष्ट्रपति के चुनाव के रीति या तरीका, अनुच्छेद 55 हमें राष्ट्रपति के चुनाव के रीति या तरीका के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और अनुच्छेद 55 यह कहता है राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा।
तो राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो अब देखिएगा, उससे पहले एक बात आप समझिएगा। कुछ क्वेश्चन हम आपके मन में डाल रहे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव को जब आप कभी कवर करेंगे ना, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में जब आप कभी जानने का प्रयास करेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो जीत और हार होता है वह लाखों में होता है, और जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कितना लोग लेता है जानते हैं? मात्र 4896। अच्छा, वो वीडियो देखे थे आप लोग? देखे थे? जो लोग देखे थे उनको यहां पर हर चीज एकदम पूरा क्लियर होता जाएगा। जो नहीं देखे थे वो गोबर हाइये हैं, और आगे और बेहतरीन गोबर बन जाइएगा, समझ गए? और जो है बेहतरीन गोबर बनने के बाद उसको सुखा करके जो है जला दिया जाता है, तो आप लोग का स्वाहा हो जाएगा, समझ गए? तो जो देखें वो बहुत बेहतर स्थिति में होंगे और आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। हम सबको बोले थे देखने के लिए, कुछ लोग देखे होंगे, कुछ लोग नहीं देखे होंगे। हमको पूरा भरोसा है आप पे, पूरा विश्वास भी है, समझ गए? अब आइएगा, देखिए प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के विषय में पूछा जाए और कहा जाए एक लाइन में बताइए कि कौन भाग लेता है, एक लाइन में। 3 लाइन में तो हर कोई बता सकता, 3 लाइन में हम आपको बताएं आप बता सकते हैं, लेकिन अगर एक लाइन में कहे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है तो क्या कहिएगा? कहिएगा निर्वाचित एमपी और एमएलए। निर्वाचित एमपी और एमएलए। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो एक लाइन में हम यह बात कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है निर्वाचित एमपी और एमएलए भाग लेते हैं, और 4896 गो व्यक्ति भाग लेता है। लेकिन चुनाव में जीत और हार कितना में होता है? लाखों में। कितना में होता है? लाखों। देखिए, हम और आप, हम लोग आम लोग हैं, आम जनता है। आम जनता लोकसभा के चुनाव में भाग लेता, विधानसभा के चुनाव में भाग लेता, मुखिया के चुनाव में भाग लेता। आम जनता जब भाग लेता, यानी जब हम और आप भाग लेते हैं, तो हम आप सिर्फ खुद का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। क्या हम आप पड़ोसी का थोड़े प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं? ऐसा होता तो एक लोग जाके मतदान करता, सबका वैल्यू हो जाता। लेकिन आप जो मतदान करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ खुद का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप किसी और का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यही कारण है कि आपके मत का वैल्यू, आपके वोट का वैल्यू एक होता है। क्या होता है? एक। लेकिन मान लिया जाए कोई विधानसभा है, जैसे आप जहां पर है वो कुम्हरार विधानसभा है, कुम्हरार विधानसभा है, और कुम्हरार विधानसभा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थात हम यह बात कह सकते हैं कि आप पटना में मुसल्लफपुर हाट में है, मुसल्लफपुर हाट कुम्हरार विधानसभा और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए, एगो जो विधायक होता है ना, वो लगभग में 1 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। एगो जो विधायक होता है वो लगभग में 1 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, और एगो जो एमपी होता है, संसद सदस्य होता है, वो लगभग में 7.5 लाख से 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। गौर से सुनिएगा इस चीज को। एगो एमपी लगभग में 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, मान लीजिए, और एगो जो एमएलए होता है वो लगभग में 1 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप अपना कॉमन सेंस लगाइए और एक बात कहिए
कि कोई विधायक है वो 1 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, 1 लाख लोग का प्रतिनिधित्व करता है, तो जब वह मतदान करेगा तो क्या उसके मत का वैल्यू सिर्फ 1 होगा? नहीं, 1 लाख जनसंख्या के अनुकूल होगा, 1 लाख जनसंख्या के अनुकूल होगा। दूसरी बात, आप अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए। कोई व्यक्ति 1 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कोई 10 लाख, तो किनके मत का मूल्य ज्यादा होगा? जो ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा उसके मत का मूल्य ज्यादा होगा या नहीं होगा? ज्यादा होगा। तो एमपी और एमएलए में एमपी के मत का मूल्य ज्यादा होगा या एमएलए के मत का मूल्य? एमपी के मत का मूल्य ज्यादा होगा, हाँ या ना? यहां तक कोई डाउट? अब प्रश्न ये उठता है कि एमपी और एमएलए है, समझिए न बकलोल, ठीक है, नया है, पहला क्लास है, हाँ पहला क्लास है, समझ गए। इसलिए इसके दिमाग में ये चीज होगा, जब लोग पहला क्लास में आता है ना तो दिमाग में ये रहता है कि ओ पहला क्लास है ना, तो इसी वजह से जो है आज कम समझ में आ रहा। ऑनलाइन करते थे, और चलिए ठीक है, तब तो रेगुलर होंगे, तब पहला क्लास कहाँ से बकलोल, समझ गए। चलिए सुनिएगा, आप समझिएगा। तो अब जो है आपको एक एमएलए के मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे CISI निकालने का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? ब्याज निकालना है, मूलधन निकालना है, मिश्रधन निकालना, ये सब का फॉर्मूला होता है ना, साइन थीटा कोस थीटा, ये सब का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? होता है, समझ गए। A+B का होल स्क्वायर क्या होता है जानते हैं आप लोग? चलिए तब तो बढ़िया। चलिए अब देखिएगा, एक एमपी, अब यहां पर हम लोगों को समझना है, देखिए अभी जो भी बात करेंगे ना, तो अनुच्छेद 75 का वो अंग है, सॉरी अनुच्छेद 55 का, सॉरी अनुच्छेद 55 का वो अंग है। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत ही इन सभी चीजों को हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब समझिएगा, एक एमएलए मतलब एगो विधायक के मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसको निकालने का फॉर्मूला यह है, राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या बटे राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या, कुल संख्या भागा 1000, 1000, समझ गए? ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे भारत के भीतर 28 राज्य में से किसी भी राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य निकाल सकते हैं। और जब किसी भी राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य आपको निकल जाएगा, तो क्या आप उस राज्य के सभी विधायक के मत का मूल्य नहीं निकाल लेंगे? मान लिया जाए बिहार में 243 गो विधायक है, क्या गो विधायक? 243, और आपको एगो विधायक का मत मूल्य पता चल जाएगा, तो 243 गो विधायक के मत मूल्य को आप पता नहीं कर लीजिएगा, एगो का पता चल जाएगा, एगो का जितना होगा उतना गुना 243 कर देंगे, निकलेगा या नहीं निकलेगा? हाँ या ना? चलिए अब समझिएगा, यहां पर और एग्जाम्पल दे करके दो राज्य का तुलना करते हैं, और उस आधार पर एक स्टेटमेंट हम आपको क्लियर करेंगे जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाता है। यूपीएससी पूछ दिया है, बाद बाकी स्टेट पीसीएस सब धीरे धीरे पूछ रहा है इस क्वेश्चन को, कूट में देकर के इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। बाद में हम आपको क्वेश्चन से भी अवगत करवाएंगे कौन क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। देखिए, मान लिया जाए बिहार
कि एगो एमएलए के मत का मूल्य निकालना है। बिहार के एगो एमएलए के मत का मूल्य निकालना है। तो बिहार राज्य की जनसंख्या कितना है? कितना? लगभग में 12 करोड़ है। लेकिन 2010 में जब जनगणना हुआ था तो उस समय 10 करोड़ हुआ करता था। कितना? 10 करोड़। 10 करोड़ मान लिया जाए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ बटे बिहार राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 200 भागा 1000। 3 गो जीरो कट जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख में 243 से भाग दीजिए, देखिए कितना आता है। 400 समथिंग आएगा। भाग दीजिए ना। जोड़ घटाओ गुना भाग भी आप लोग को नहीं होता है वो। 411 कंफर्म है? कर लिए है ना? 411 411 ठीक है ना? वो किए आप लोग की नहीं किए? मोबाइले से कर लीजिए ना। हो कर लिए है ना? 411 ही ना? चलिए अब सुनिएगा। अब मान लिया जाए उत्तर प्रदेश के एगो विधायक के मत का मूल्य निकालना है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग में 22 करोड़। अब 20 करोड़ मान लीजिए 2011 के अनुसार 20 करोड़, 19 करोड़ समथिंग था। 20 करोड़ मानिए, 20 करोड़ काटने में आसानी होता है, इसी वजह से जो है ले रहे हैं, और कोई बात नहीं है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा में कितना सीट? 400 भागा 1000 भागा 1000। चलिए भाग दीजिए इसमें। कितना? 496। चलिए भाग दे दिए है ना? तो अब एक चीज देखिएगा, बिहार के एक विधायक के मत का मूल्य 411 है, उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य 496 है। क्या यहां से हम यह बात कह सकते हैं कि सभी राज्यों के, मतलब 28 राज्य, सभी राज्य मतलब 28 राज्य, सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य अलग अलग होता है ना? बिहार 411, उत्तर प्रदेश 496, अलग अलग ना है? क्या एक है? नहीं ना है। तो इस लाइन को याद रखिएगा। कूट में देकर के पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उसमें एक ऑप्शन ये था, एक स्टेटमेंट ये था, सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य एक समान होता है, सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य अलग अलग होता है। दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ था। नीचे में केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं। हाँ, दोनों सही है, दोनों सही है। बात समझ में आया? हाँ या ना? तो इस चीज को याद रखिए। ये विधायक के मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला। अब देखिएगा, ये तो समझाने के लिए हमने आपको बताया है, तो इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग। सभी राज्य के विधायकों के मत का मूल्य क्या होता है? अलग अलग। अब दूसरी बात, जो एमपी और एमएलए, आगे एमएलए सॉरी, आगे जो है एमपी के मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला बता रहे हैं, चिंता नहीं करना है। लेकिन उससे पहले एक चीज समझिएगा, आपको जो एमपी और एमएलए का मत मूल्य निकाला जाता है, उसमें जानते हैं कौन जनगणना का अनुसरण किया जाता है? 1971 के जनगणना का। 1971
71 के जनगणना का अनुसरण किया जाता है। मतलब एमपी और एमएलए का मत मूल्य निकालने के लिए 1971 में जो जनसंख्या था उसका अनुसरण किया जाता है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य निकालना है तो 1971 में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी उस आधार पर निकाला जाता था। 1971 में बिहार की जो जनसंख्या थी उस आधार पर निकाला जाता है। अब देखिएगा, आपको 1971 की जनगणना के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए के मत मूल्य निकाले जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब 1971 के जनगणना के आधार पर जो निकाला जाता है उस आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य सबसे अधिक होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक विधायक सबसे ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और सबसे कम सिक्किम के एक विधायक के मत का मूल्य होता है, क्योंकि सिक्किम के एक विधायक सबसे कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 1971 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य 208 होता है और सिक्किम के एक विधायक के मत का मूल्य जो है आपको 6 या 7 होता है। 6 या 7 होता है, मात्र उतना होता है। बात कुछ समझ में आया है? तो नीचे से स्टेप बाय स्टेप ये सब चीज लिखते जाइए, ठीक है। अनुच्छेद 55 के विषय में कुछ नहीं लिखा है, पहले नहीं लिखा है। चलिए नीचे से हेडिंग मारिएगा अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55। चलिए ऑनलाइन वाले लोग बताइए, समझ में आया है? हो ऑनलाइन वाला सब वहां बकलुल है। एक ऑनलाइन में लड़का है ललन कुमार, वो बोल रहा है दोनों सही है। वहां बकलोल आदमी है आप हो, आए तोड़ी का एक को ना सही होगा, दोनों थोड़े होगा सही। लिखिएगा अनुच्छेद 55 डैश देकर, यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के चुनाव के रीति या तरीका, यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के चुनाव के रीति या तरीका के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू, उसी लाइन में यह अनुच्छेद कहता, उसी में यह अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति का चुनाव, यह अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। 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 फुल स्टॉप। अब लिखिएगा नोट दे करके लिखा है, कैसे लिखा है? नोट दे करके 2 पॉइंट लिखिए। नोट दे करके पहला पॉइंट, प्रत्येक राज्य के एमएलए का मत मूल्य
प्रत्येक राज्य के एमएलए का मत मूल्य अलग अलग होता है। मत मूल्य अलग अलग होता है। मत मूल्य अलग अलग होता है। प्रत्येक राज्य के एमएलए का मत मूल्य अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। नोट में दूसरा पॉइंट, एमपी और एमएलए के मत मूल्यों का योग एमपी और एमएलए के मत मूल्यों का योग एमपी और एमएलए के मत मूल्यों का योग 1971 के जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 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 आगे अगला पॉइंट, हाँ तीसरा पॉइंट, नोट में तीसरा पॉइंट, उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य सबसे अधिक होता है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य सबसे अधिक होता है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य सबसे अधिक होता है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य सबसे अधिक होता है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य सबसे अधिक होता है। तो वहीं सिक्किम के एक विधायक के मत का मूल्य सबसे कम होता है। तो वहीं सिक्किम के एक विधायक के मत का मूल्य सबसे कम होता है। तो वहीं सिक्किम के एक विधायक के मत का मूल्य सबसे कम होता है। तो वहीं सिक्किम के एक विधायक के मत का मूल्य सबसे कम होता है। चलिए अब नोट में ये तीनों पॉइंट जानते हैं, नोट में ये तीनों पॉइंट लिखा है। कूट में क्वेश्चन देकर के यही सब पूछता है, समझ गए। अब भाई जी लोग रेड पेन से जो घेरे हैं इसको छाप लेना है। छापिए, इसको छापिए। बोलेंगे ना ऑनलाइन वाले लोग भी, सर जिस स्टेट का गठन 2000 में हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एगो लड़का बोल रहा है आई लव यू सर। बकलूले। नोट 3 कोई बता दो एक बार फिर से, सलोनी जायसवाल। क्या नोट 3 में क्या लिखाए थे वो? सलोनी जी सुनिए, नोट 3 में ये लिखाए हैं कि उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य सबसे अधिक होता है। तो वहीं सिक्किम के एक विधायक के मत का मूल्य सबसे कम होता है। अजनीश सिंह जी CHSL में 3 क्वेश्चन मिला है। और चैप्टर 10 का आंसर की कैसे मिलेगा? मिलेगा, चिंता मत कीजिए, मिलेगा, करवाएंगे। एक मैसेज बार बार मत कीजिए। चैप्टर 10 में क्या है वो? मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नहीं करवाए हैं? अच्छा करवाएंगे, करवाए हैं ना क्वेश्चन, करवाएंगे, टेंशन काहे ले रहे हैं? हे भगवान, इसको बोल रहे हैं बार बार नहीं कीजिए फिर भी कर रहा। माँ बकलुल लड़का है। इसी सब चीज पे हमको गुस्सा आता है। ठीक है, अरे ये ऑनलाइन वाला, इसको कैसे पीछे भेज देंगे? ये तो अपने घर पे होगा, घर पर से उठा करके पीछे में बैठा दे।
आप लोग भी तो अजीब अजीब बात करते हैं। सौरभ यदुवंशी 1971 का क्यों होता है? यहां पर तो बड़ी अच्छा अच्छा मैसेज आ रहा। देखिए मैसेज क्या कर रहा है, आई मिस यू सोना। ये है हो, हे भगवान। चलिए एक क्वेश्चन आया है, इसको समझते हैं कि आखिरकार जो है 1971 की जनगणना को ही आधार क्यों बनाया गया है? 1971 की जनगणना को ही आधार क्यों बनाया गया है? और दूसरा क्वेश्चन यह है कि जिस राज्य का गठन 1971 के बाद हुआ है, जिस राज्य का गठन 2000 ईस्वी में हुआ है, तो उस राज्य के विधायक के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है? ये दोनों अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला लिखे आप लोग? फॉर्मूला लिख लिए हैं? चलिए ठीक है, तो टाइम तो हो गया है लेकिन फिर भी बता रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने अपनी पहली जनसंख्या नीति 1976 में घोषित किया। भारत सरकार ने अपनी पहली जनसंख्या नीति 1976 में घोषित किया। भारत सरकार जो अपनी पहली जनसंख्या नीति 1976 में घोषित किया, इसके बाद जो अपना देश भारत है, भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के ऊपर जाइएगा उत्तर भारत और नीचे आइएगा दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत के लोग पढ़े लिखे थे, इन्होंने भारत सरकार की बात को माना और जनसंख्या पर कंट्रोल किया, जनसंख्या पर नियंत्रण किया। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 के बाद दक्षिण भारत में जनसंख्या वृद्धि नहीं हुआ। दक्षिण भारत में जनसंख्या वृद्धि नहीं हुआ, लेकिन उत्तर भारत का लोग जो है अनुसरण नहीं किया और उन लोग को लगा सरकार ऐसे ही कुछ लाते रहता है। उत्तर भारत के लोग बेतहाशा जनसंख्या में वृद्धि किए। समझ गए? हुआ ये कि उत्तर भारत का एक विधायक, एक एमपी अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने लगा और दक्षिण भारत का एक विधायक, एक एमपी कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने लगा। जो विधायक अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है उसके मत का मूल्य उतना अधिक होता है, और जो विधायक कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है उसके मत का मूल्य उतना कम होता है। तो उत्तर भारत के विधायकों ने अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया, तो उत्तर भारत के विधायकों के मत का मूल्य ज्यादा हो जा रहा था और दक्षिण भारत के विधायक के मत का मूल्य कम हो जा रहा था। इसको बैलेंस बैठाने के लिए सरकार ने यह तय किया कि जब हम जनसंख्या नीति घोषित किए हैं ना, उससे पहले का जो ठीक जनगणना वर्ष होगा उसी आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए के मत का मूल्य निकाला जाएगा। यही कारण है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? आगे आना। नहीं आया? हे भगवान, सुनिएगा, आ गया। चलिए सुनिएगा। अच्छा नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अगले क्लास में समझा देंगे, लेकिन उठ करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा क्योंकि हम भी भूल जाएंगे। ठीक है? हाय देखिए छुट्टी दी है, हाय छुट्टी दी, हाय मां बकलोल सब है। चलिए पढ़िए, याद करवाए हैं तो पूरा प्रक्रिया हुआ है जो भाग रहे हैं। पढ़िए, अब कॉपी सब अपना अपना समेत समेत के बैग में रख लिया है। बकलोल सब पढ़िए, कॉपी जितना लिखा है पढ़िए जल्दी से। YouTube पे वीडियो है, जाकर के शक्ति जी देख लीजिएगा। ऐसे इस वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा।
अरे पढ़ लिए हो? कोई ने पढ़ा होगा। है क्या? नहीं लिखाएं तो नहीं लिखाएंगे, नहीं लिखाएंगे। पढ़ लिए हो? दीजिए कॉपी, दीजिए तो। चलिए, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के शर्तों के विषय में जानकारी कौन देता? अनुच्छेद। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में कितने माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक? कितने माह? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। अगर मान लिया जाए मृत्यु, त्यागपत्र और महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करता है? कौन करता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, यह कौन अनुच्छेद कहता है? जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य। अगर वो भी ना हो तो ये बात कौन अनुच्छेद कहता? अनुच्छेद। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर मान लिया जाए निर्वाचक मंडल खाली हो तो क्या इसका राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव कोई प्रभाव नहीं न पड़ता है? चलिए आगे बताइएगा। अभी तक एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। चलिए आगे बताइएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के रीति या तरीका के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? प्रत्येक राज्य के एमएलए का मत मूल्य क्या होता है? एक समान या अलग अलग? अलग अलग होता है। और इसके बाद एमपी और एमएलए के मत का मूल्य जो निकाला जाता है किस जनगणना के आधार पर? 1900। सबसे अधिक किस राज्य के एक विधायक के मत? सबसे कम? याद हुआ। और कल आप लोग का टेस्ट है, अगर क्लास खाली रहा तो पढ़ा देंगे 55, अगर क्लास भरा रहा तो टेस्ट ले लेंगे और टेस्ट में वही क्वेश्चन देंगे जो पढ़ाए हैं। कॉपी से क्वेश्चन देगा, 100% क्वेश्चन कॉपी से रहेगा, कॉपी से रहेगा। और जो है आपको 50 क्वेश्चन देगा, 50 में 50 लाना है। 50 में से जितना कम लाइएगा उतना फट्टा। कल टेस्ट है। धन्यवाद। ऑनलाइन वाले लोग भी टेस्ट देंगे, ऑनलाइन टेस्ट का क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, दे दीजिएगा ईमानदारी से, और आंसर फिर दे देंगे हम आपको। क्वेश्चन अपलोड करेंगे, दे दीजिएगा। क्वेश्चन जो है आप लोग का अपलोड कर देंगे कितना बजे? 7:30 बजे। 7:30 बजे यहां भी शुरू कर देंगे, 7:30 बजे अपलोड कर देंगे, 8 बजे आंसर लाइव आकर के दे देंगे। चेक खुद से कीजिएगा, खुद से ईमानदार बनिएगा। जहां तक पढ़ाए हैं वहां तक पूछेंगे, आज जहां तक पढ़ाए हैं वहां तक पूछेंगे। लाइव आएंगे रंजीत जी, आंसर देने के लिए लाइव आएंगे। चेक खुद से कीजिएगा। चलिए धन्यवाद सभी लोगों का।